3, 2, 1 स्टार्ट। आदरणीय महोदय, हमारे संविधान में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, धन का समान वितरण एवं सामाजिक न्याय इत्यादि के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। दूसरी ओर आज भी भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों के सामने गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, बेकारी, निरक्षरता, बेरोजगारी जैसी समस्याएं गंभीर रूप से विद्यमान हैं। तब वहाँ इन संवैधानिक लक्ष्यों का महत्व और भी अधिक हो जाता है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आम जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर संसद भेजती है। संसद जब इन गंभीर समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई कानूनी कदम उठाती है और न्यायपालिका संवैधानिक मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत अपनी समीक्षा शक्ति के बल पर इन कानूनों को अवैध घोषित कर देती है, तो उस समय बड़ी नाजुक स्थिति निर्मित हो जाती है। इस संबंध में अनुभव करने वाली बात यह है कि जब इस तरह के न्यायिक निर्णय देश के आर्थिक सामाजिक विकास के गतिरोध के रूप में साबित होने लगते हैं। पैरा हमारे देश की लोकतांत्रिक संविधान व्यवस्था और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जन निर्वाचित निकाय संसद एवं विधानमंडल जन इच्छाओं को प्रतिबिंबित करते रहे हैं एवं जनमत एवं जनादेश के प्रति वचनबद्ध भी होते हैं। तब यहाँ प्रश्न उठता है कि जन आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाली संसद द्वारा इन जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने हेतु बनाए गए कानूनों को न्यायपालिका अवैध करार दे देती है। तब क्या न्यायपालिका की इस पुनरावलोकन शक्ति से जन इच्छाओं का अनादर नहीं होता है? क्या ऐसा करना का उसे अधिकार है? क्या न्यायपालिका की शक्ति जनशक्ति से ऊपर है? हमारी मौजूदा प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता सर्वोच्च है अथवा न्यायपालिका? तब सारी शक्ति का विश्वास था कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संसद, जो कि जन निर्वाचित निकाय है, उसकी भूमिका प्रथम होनी चाहिए और न्यायपालिका की भूमिका गौड़। राजनीतिक व्यवस्था और न्यायपालिका की व्यवस्था में संवैधानिक व्यवस्था करना संभव नहीं हो पाता है। इस बात को हमको विचार करना चाहिए। पैरा सभाध्यक्ष जी, अब मैं आपसे छठवां प्रश्न, जो कि शिक्षा विभाग के बारे में करना चाहता हूं, आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि पहाड़ी इलाकों में पढ़ाई की स्थिति यह है कि पाठशाला में बच्चों को छोटे छोटे कमरों में दरी पर बैठना पड़ता है। अनुभव यह है कि जहां पाठशाला है वहां अध्यापक नहीं है, जहां अध्यापक है वहां चौक नहीं है, जहां चौक है वहां डेस्टर नहीं है, जहां चौक और डेस्टर है वहां अध्यापक नहीं है। मैं चाहता हूं कि पाठशालाओं में अध्यापक, चौक, डेस्टर, दरी की व्यवस्था की जाए। पैरा सभाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा विद्यालय सन 1967 से संचालित है। मैं कहना चाहता हूं कि बच्चे प्राथमिक शिक्षा में पास कर लेते हैं तो गांव में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विद्यालय नहीं है। उन्हें माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए कम से कम 5 कोस की दूरी तय करनी पड़ती है। जब माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो गांव के उच्चतम माध्यमिक विद्यालय और विद्यालय नहीं है। उन्हें उच्चतम माध्यमिक स्तर शिक्षा ग्रहण करने के लिए 10 मील की दूरी तय करनी पड़ती है। पैरा मैं विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ की आबादी करीब 6000 है। यहाँ पर माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा विद्यालय खोलने की मांग काफ़ी समय से चल रही है, किंतु आज दिनांक तक माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा विद्यालय की स्थापना नहीं हुई है, जिसके कारण शैक्षणिक विकास पूरी तरह से सीमित होता जा रहा है। मैं इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पैरा उपसभा अध्यक्ष महोदय, अब मैं 7वें प्रश्न पर आना चाहता हूं। मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांसफार्मर अधिक मात्रा में जल रहे हैं। जले हुए ट्रांसफार्मर की समय सीमा में मरम्मत नहीं होने से, किसानों की सिंचाई समय पर न होने से फसल खराब हो रही है। जनप्रतिनिधियों के द्वारा अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की समय समय पर मांग की जाती रही है, लेकिन क्षेत्र में स्थापित ट्रांसफार्मरों के उन्नयन के प्रस्ताव पर कार्यवाही नहीं हुई है। प्रस्ताव पर कार्यवाही नहीं होने के कारण पर्यावरण विद्युत संचालन शक्ति के अभाव में विद्युत उपकरण जल रहे हैं। पैरा आज भी हमारे देश में राजनेताओं की विशेषता कहें या उनकी व्यवस्था या राजनीतिक कलाबाजी या फिर सुर्खियों में बने रहने की इच्छा की वे विवादित बयान देने से पीछे नहीं रहना चाहते। यह अलग बात है कि बाद में क्षमा मांगना पड़े। लोकसभा में बहुमत होने के बावजूद सरकार को कई मुद्दों पर पीछे हटना पड़ता है। इस बात से साफ प्रतीत होता है कि किसी भी अच्छे लोकतंत्र में विपक्ष का होना कितना जरूरी है, लेकिन कई बार यही विपक्ष अपने विरोध के अधिकार का गलत फायदा उठाने का प्रयास करने लगता है और सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने लगता है। पार्टी का वैचारिक पक्ष यहाँ पर आकर थोड़ा कमजोर नजर आने लगता है। सांप्रदायिकता के बारे में प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि हम किसी तरह के सांप्रदायिकता घटना सहन नहीं करेंगे। इस मामले में विपक्षी दल हर मुद्दे पर सरकार के ऊपर भारी पड़ रहा है। पैरा आजकल भ्रष्टाचार पर बड़ा हो हल्ला मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है।
एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप लगा रही है, एक इंसान दूसरे स्थान को भ्रष्टाचारी मान रहा है, एक संगठन दूसरे संगठन को अनियमित रूप पर आरोप लगा रहा है। वास्तव में देखा जाए तो हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर लगी कालिक को देख रहा है और अंगुली उठाता है, किंतु अपने चेहरे पर लगी कालिक को देखने की फुर्सत उसको नहीं मिल पाती है। वह दर्पण को झुठलाता है, झुंझलाता है और तोड़ देता है। इस तरह भ्रष्टाचार पर दूर करने की सारी कार्यवाही सतही बन जाती है। इस प्रकार तो भ्रष्टाचार कभी भी दूर नहीं हो सकता है, ना इस बात की उम्मीद की जा सकती है। भ्रष्टाचार नष्ट करने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए पहली शर्त चारित्रिक सुधार हो सकता है, लेकिन इस ओर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह समझने के लिए पर्याप्त होगा कि सामाजिक जीवन में बिना चरित्र बल के भ्रष्टाचार को दूर नहीं हो सकता है। यह सत्य है कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का अपने और अपने परिवार के लिए संग्रहण करना भ्रष्टाचारी होता है। पैरा महोदय, आप जानते होंगे कि हमारे देश का या किसी भी देश का तीसरा स्तंभ धर्मनिरपेक्षता होता है। मैं इस संबंध में थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ कि लोगों के विभाजन की पीड़ा को भोगा है। उन लोगों के विभाजन होना इतिहास का मात्र अध्याय ही नहीं था, बल्कि उन्होंने विभाजन होते हुए देखा है। मानव इतिहास में यह सबसे बड़ा देशांतरण था। धर्म के आधार पर विभाजन कैसे हुआ था, संभवतः ऐसा कहना समसामयिक हो सकता है, लेकिन यह सत्य था कि मुस्लिम लीग द्वारा चलाए गए आंदोलन ने धर्म के आधार पर विभाजन की मांग की थी। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि अंततः मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में उसमें शामिल नहीं अथवा विभाजन कर दिया जाए, परंतु इसका श्रेय संविधान निर्माताओं, स्वतंत्रता आंदोलन की संरचना और उस समय के नेताओं के चरित्र बल को जाता है कि यह सब होने के बावजूद वे प्रतिक्रियात्मक संविधान बनाने की इच्छा के सामने झुके नहीं और उन्हें झुकाया भी नहीं जा सकता था। दूसरी ओर वे प्रत्येक भारतीयों को मैं सोचता हूँ कि हमारे लिए अब समय आ गया है कि इस धर्मनिरपेक्षता की समूची अवधारणा को पुनः व्याख्या करें। दुर्भाग्य से हमारे कुछ बुद्धिजीवियों ने इसे धर्म विरोधी रंग दे दिया था, परंतु इस शब्द को एकदम भिन्न संदर्भ में देखा गया है। पैरा यूरोप में चर्च और राज्य के बीच संघर्ष के परिणाम स्वरूप धर्मनिरपेक्षता की उत्पत्ति हो गई थी। जब राज्य अपनी सर्वोच्चता के अधिकार को पुनः जताना चाहता था, दूसरी ओर पोप के अधिकार की निंदा करके धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना चाहता था। इस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता राज्य की प्रासंगिक नहीं है। इस देश के लोग, चाहे वे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, यहूदी हैं अथवा फारसी, सब लोग अपने अपने धर्म में गहरी आस्था रखते हैं। मेरे मुताबिक धर्म प्रधान देश की यही विशेषता होती है कि विश्व के 4 महान धर्म हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख की उत्पत्ति भारत में हुई थी। ये सभी धर्म यहाँ पर सदियों से फल फूल रहे हैं। यदि आप धर्मनिरपेक्षता की धर्म विरोधी दृष्टिकोण को लेंगे। पैरा योजना आयोग ने 9वीं पंचवर्षीय योजना मद से हमारे राज्य के लिए 20,000 करोड़ रुपए की योजना राशि निर्धारित करने का निर्णय लिया है। हमारे लिए बड़े गर्व की और प्रसन्नता की बात है। उक्त निर्णय आज यहाँ संपन्न हुई योजना आयोग की बैठक में लिया गया है। इस बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर दंडवते तथा मुख्यमंत्री श्री सिंह उपस्थित थे। बैठक की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने आज यहाँ संवाददाता सम्मेलन में बताया कि उन्होंने मांग की है कि राज्य में खनिज संपदा के बारे में निर्णय का अधिकार राज्य सरकार को दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे प्रदेश में प्रचुर मात्रा में खनिज होने के बावजूद राज्य सरकार को लीज से लेकर रॉयल्टी तक का अधिकार नहीं है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। मुख्यमंत्री जी ने आगे चर्चा करते हुए बताया कि राज्य सरकार 9वीं योजना मानव विकास, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी, आधारभूत ढांचे का विकास, रोजगार के समान अधिकार देने के लिए सामाजिक एवं क्षेत्रीय भेदभाव कम करने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इस संबंध में यह सुना गया है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष योजना तैयार कर ली है। संभव है कि सबसे पहले बड़े और मध्यम स्तर की सिंचाई परियोजना से संबंधित, दूरसंचार से संबंधित, सड़क परिवहन से संबंधित, पुल पुलिया से संबंधित एवं आवास निर्माण से संबंधित निजी क्षेत्रों के पूंजी निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जाएगा। पैरा रोजगार के अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए बंजर भूमि का विकास आदि जैसी योजनाएं भी राज्य सरकार ने बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जहां तक हो सके विकास प्रक्रिया में यह सब योजनाएं भागीदारी पूरी तरह से सुनिश्चित हो, इस दृष्टिकोण से यह सब योजनाएं बनाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने अंत में यह भी बताया कि सामाजिक उत्थान के लिए स्थानीय संस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में विकेंद्रीयकरण किया जाएगा। भारत के अंदर अब योजना आयोग का नाम नीति आयोग हो गया है। स्टॉप।